दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो भी बीए फर्स्ट ईयर के हैं और उनकी आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा है और उनका सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र है। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में, जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा चांस होने वाले हैं उन क्वेश्चनों के आने की जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिना देरी हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर भी प्रयास करेंगे और कौन से क्वेश्चन की आपकी परीक्षा में ज़्यादा चांस है उसको भी हम आपको सिलेक्ट कराएंगे इस वीडियो में। जहां पर परीक्षाएं लिखित होने वाली है जिन भी यूनिवर्सिटियों में सेकेंड सेमेस्टर के लिए, उन छात्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को मालूम जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होंगी वहाँ पर दो प्रकार के हो सकता है, कई यूनिवर्सिटियों में तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके लॉन्ग में बन जाएंगे तो वो लघु उत्तरीय में हो सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में लिखना रहता है और जो अति लघु उत्तरीय रहते हैं इसमें सिर्फ 85 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम समझते हैं। ये बहुत ही हाई चांस है इस प्रश्न के आने के आपकी परीक्षा में, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लिखा है कि बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी जिसमें सामूहिक जीवन, ठीक है, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। ठीक है, उसकी जो मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 पे रखा गया है धार्मिकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है, पहला धार्मिकता का समावेश, दूसरा है आपका इंद्रिय, ठीक है, निग्रह पर बल, और तीसरा है ये व्यक्तित्व विकास पर बल, और चौथा है सत्य और अहिंसा की शिक्षा, और पांचवा नंबर है नैतिक जीवन पर विशेष बल। ठीक है, और अगला 6 नंबर है, ठीक है, सांसारिकता से निवृत्त होकर पवित्र जीवन जीने पर बल। ठीक है, और 7 नंबर है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, और 8 नंबर है लोकसभाओं द्वारा व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा, जाति धर्म व वर्ग रहित समष्टि विकास का लक्ष्य। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य, जो इनका मेन एम है। ठीक है, वो ये सारे हैं जो मैंने आप लोगों को 9 बताए हैं। आपकी परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ गया तो आप इसमें से 5 ही या 6 लिख देंगे उद्देश्य, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है कि मठ या विहार के बारे में बताइए, क्या है समझते हैं। ठीक है, लिखा है कि बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध धर्म का विकास है, ठीक है, वो मठों में हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के अपितु, ठीक है, या न केवल धर्म के अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे और शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता में कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे, ठीक है, सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मठ से जुड़ा आपकी परीक्षा में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप एजुकेशन का पेपर देने वाले हैं शिक्षा शास्त्र का, तो मठ से जुड़े क्वेश्चन और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय तीनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध को स्पष्ट कीजिए, यानी कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध थे वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वप्रमुख विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन, ठीक है, वरन सीधा नहीं, ठीक है, वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, यानी सभी आज्ञाओं का पालन करते थे। गुरु का सम्मान राजा, माता पिता और देवता से किसी भी प्रकार का, ठीक है, निम्नतर नहीं होता था, यानी कि किसी से भेदभाव या किसी से उल्लंघन, यानी उनके नियम को उल्लंघन नहीं करते थे। ठीक है, जो भी माता पिता या फिर देवता या फिर जो वहाँ के शिक्षक थे, उनके गुरु थे,
और लिखा कि आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे, यानी कि अपने जो आचार्य जो उनके गुरु थे, ठीक है, उनकी जो सेवा है, ठीक है, उनको करना, उनकी सेवा करना अपना वो कर्तव्य, अपना वो धर्म मानते थे, ठीक है, समझते थे। और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे, यानी कि उनको लगता था अगर हम गुरु की, आचार्य की सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा हम कर्म यही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हमें किसी और काम में नहीं हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। और अगर आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे 2। अगर यही डिटेल में आ गया तो और डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखा कि वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को, ठीक है, वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को छात्र का वैदिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। छात्र को पुत्रवत स्नेह देते हुए गुरु उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के, ठीक है, विकास के लिए सदैव प्रयत्न करता था। छात्र को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, ठीक है, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, ठीक है, उनके भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि, ठीक है, रुग्णावस्था में उनके लिए औषधि की व्यवस्था एवं सेवा भी गुरु का कर्तव्य था। इस प्रकार दोनों स्नेह, सम्मान, विश्वास एवं पारस्परिक स्नेह की कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे। ज्ञान का संरक्षण एवं सर्ववर्धन करना तथा जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना दोनों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, यानी कि एक दूसरे से वो लोग जुड़े हैं और ऐसा संबंध है जैसे आप लोग कह सकते हैं कि जब एक, ठीक है, एक जब रस्सी होती है वो टूट जाती है तो उसको इस प्रकार जोड़ दिया जाता है गांठ लगा के कि वो दोबारा कभी नहीं टूटती है। तो उसी प्रकार गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध है जो कि अटूट है। ओके, फिलहाल अगला प्रश्न है कि उपनयन एवं समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है। तो ठीक है, उपनयन से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। लिखा है कि वैदिक काल में बालक के विद्याध्यान का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। याद रखिएगा, उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। और यहाँ पर समावर्तन अगर आ गया संस्कार तो यहाँ पर ये लिखना है कि यह संस्कार उस समय होता है जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, यानी कि समावर्तन के बाद ये वो संस्कार होते हैं जब छात्र अपनी जितनी भी शिक्षा होती है वैदिक शिक्षा वो अपनी कंप्लीट कर लेता है और वो वापस घर लौटता है। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता है जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यानी कि जो आश्रम है, ठीक है, जो आश्रम में जहाँ पर गुरु पढ़ाते थे उसको त्याग कर वो अपने गृहस्थ यानी कि घर आ जाते हैं, ठीक है, और घर को वो घर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रवेश करते हैं, तब वहाँ पर समावर्तन संस्कार आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध बताइए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि यद्यपि औरंगजेब ने भरे दरबार में अपने गुरु मुल्ला शाह सलेह का अपमान और अनादर किया था, किंतु ऐसा नहीं था कि गुरु भक्ति के प्राचीन आदर्श का लोप हो गया था। सामान्य रूप से शिक्षक का समाज में सम्मान था और छात्र उनके प्रति विनम्र और भक्तिपूर्ण थे। छात्र गुरु की सेवा और उनकी आज्ञाओं को, ठीक है, शिरोधार्य करना अपना कर्तव्य मानते थे, अपना धर्म मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे, अपने ड्यूटी मनाते थे या फिर ड्यूटी मानते थे। उनका विश्वास था कि गुरु कृपा से ही सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है। अगर यही लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में आएगा तब आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मकतब और मदरसा क्या थे। तो चलिए समझते हैं। मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहाँ लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। गणित की लिपि तथा कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी, ठीक है। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ शिक्षा भाषण विधि से दी जाती थी तथा सभी विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सभी मदरसों में शिक्षा का जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था, यानी कि जीवन को कैसे उपयोग कि दूसरे के लिए उपयोगी बनाना, अपने लिए कैसे किस प्रकार उपयोगी बनाना है, कैसे दूसरों की मदद करना है, वो सारी चीज़ें पर मुख्य प्रधानता यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है।
वही कहने का मतलब है। आप इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण को परिभाषित कीजिए। शहरीकरण के बारे में लिखना है, तो इसका आंसर आप लोग लिख ही देंगे कि शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव क्षेत्र के लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर रुख करते हैं और वहां की आबादी बढ़ा देते हैं। वर्तमान समय में यह बहुत ही अधिक देखने को मिल रहा है कि लोग काम धंधे की वजह से या काम धंधे के चक्कर में, पढ़ाई की वजह से शहरों की तरफ रुख देते हैं, यानी कि शहर की ओर चले जाते हैं या फिर वहाँ पर निवास करने लगते हैं। तो शहरीकरण को इस प्रकार आप लोग परिभाषित कर सकते हैं कि गांव और जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, गांव में रहने वाले, वो किसी मकसद से, वो चाहे पढ़ाई का मकसद हो, चाहे किसी कोचिंग का मकसद हो, किसी काम का मकसद हो, किसी भी उस अपने मतलब की किसी पर्पज़ से कोई ग्रामीण का व्यक्ति या गाँव का व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ पर एक प्रकार से शहरीकरण उसको कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह संस्कार से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। लिखा है कि इस प्रकार की वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बुद्ध युग में पबज्जा, ठीक है, पाबज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी। उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। इस रस्म के समय बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे, यानी कि जो भी इनके संबंध में माता पिता और रिलेशन वाले, आस पड़ोस वाले सभी लोग, और उन्हें नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समकक्ष उपस्थित होता था, ठीक है, या कराया जाता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहरवाते थे। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। तो ये है बिस्मिल्लाह संस्कार से आप क्या समझते हैं, उसका आशय या किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, चलिए इसका भी आंसर समझते हैं। लिखा है कि शिक्षा के, ठीक है, सार्वभौमिकरण से अभिप्राय 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत सभी जाति वर्ग व धर्म के छात्रों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, यानी कि वो किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, एक नियम में किसी के साथ बिना भेदभाव किए हुए, ठीक है, वो एक प्रकार का सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। विद्यालयी सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाना और नामांकन को सार्वभौमिक बनाना शामिल है। यह लक्ष्य 1960 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, किंतु अनेक समस्याओं के कारण आज तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको जानना ही चाहिए, चाहे आप थोड़ा ही जाने लेकिन जानना चाहिए, ठीक है। आंसर में लिखना है कि साक्षरता को, ठीक है, मानव संसाधन विकास के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह सूचना और प्राप्ति तथा इसमें भागीदारी करने का एक आवश्यक यंत्र है। यह व्यक्ति के विकास और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक पूर्वापेक्षा है। भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के आधार पर मिशन के कार्यक्रमों को सन 1988 में लागू किया गया है, ठीक है। इतना भी लिख देंगे तो अभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन लेकिन ज़रूरी टॉप लेवल के मैंने आपको बताए हैं। इनमें से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप लोग चाहे परीक्षा दे के आएंगे तब देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। हम आप तक और भी क्लासेस लाएंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।